दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आपको बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर बताता हूं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। और यह बात सिर्फ भारत नहीं कह रहा, यह बात दुनिया में आम हो चुकी है। भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान के चीनी खिलौने बुरी तरीके से पस्त हो गए और ड्रैगन हथियारों को भारत की मिसाइलों के आगे मुंह की खानी पड़ी। जी हां, चाइना के हथियार फिसड्डी साबित हुए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने कहा है कि भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, यह भी कहा कि दुम दबाकर सीजफायर की भीख मांगने दौड़ा था पाकिस्तान। अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने खोली है आतंकिस्तान की पोल। उनकी टिप्पणी इतनी तीखी है, मैं आपको अगर एज इट इज बताऊं, 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान की हालत, बकौल पूर्व अधिकारी अमेरिका के जो पेंटागन के अधिकारी, उनकी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, वो कह रहे हैं 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान की हालत एक डरे हुए कुत्ते जैसी हो गई जो दुम दबाकर सीजफायर मांगने के लिए दौड़ पड़ा। पाकिस्तान इस हार को किसी तरीके से छिपा नहीं सकता है। उसने इस जंग में बुरी तरीके से हार मानी। बेशक पीछे चीन खड़ा हो, अमेरिका खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, भारत ने पाकिस्तान की हालत वो कर दी थी जिससे पाकिस्तान के चीथड़े उड़ गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा नजर आया। इस मुद्दे पर चीन की दोहरी नीति साफ हो गई है। एक तरफ वो पहलगाम हमले की निंदा करता है, आतंकी वारदात की निंदा करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुलेआम मदद करता है। यानी ड्रैगन आतंकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। पाकिस्तान और चीन के बीच लंबे समय से ऑल वेदर गठबंधन रहा है, जिसमें सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग शामिल है। चीन ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, जो पाकिस्तान को 80% से ज्यादा हथियार सप्लाई करता है। और उन्हीं हथियारों से पाकिस्तान सीना चौड़ा करके, सीना चीर चीर कर यह कह रहा था, भारत हमला करेगा तो हम देख लेंगे। पाकिस्तान का हाल क्या हुआ यह आपको पता है। अब तो दुनिया भर के जितने रक्षा विशेषज्ञ हैं इस बारे में बोल रहे हैं। इसके अलावा चीन ही पाकिस्तान को आर्थिक कर्ज और निवेश के जरिए जिंदा रखता है। और साथ में वो आईएमएफ, हां, आईएमएफ को मत भूलिएगा, अभी दूसरी किस्त कल आई है, 25वें लोन की दूसरी किस्त। लेकिन बार बार पाकिस्तान को वेस्टर्न प्रेशर से, यानी कि पश्चिमी देशों के दबाव से निकालता है चीन। यह चीन की एक ऐसी रणनीति है जिससे पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर आतंकियों को पनाह भी देता है, भारत के खिलाफ साजिश भी करता है, भारत के विकास को भी रोकता है, भारत के डेवलपमेंट को रोकता है और भारत का अच्छा पैसा, अच्छा खासा फंड खर्च करवाता है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान ने 2015 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सिपेक का समझौता किया। इस समझौते में तय हुआ कि चीन की मदद से शहर में एयरपोर्ट बनेगा, ग्वादर बंदरगाह को चीन आधुनिक तरीके से बनाएगा और एक आर्थिक गलियारा तैयार किया जाएगा। इसी कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान को बलूचिस्तान में विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ग्वादर में, बलूचिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं मारे जा रहे, चीनियों को भी दौड़ा दौड़ा कर बलूच विद्रोही ठोक रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग ये आरोप लगाते हैं कि उनके संसाधनों का चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा खनिज भंडार है। इस परियोजना से सिर्फ चीन खुद को फायदा पहुंचा रहा है। पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन पर निर्भर हो चुका है। पाकिस्तान चीन की दोस्ती के दम पर भारत और बाकी देशों की बराबरी करना चाहता था, लेकिन लगातार चीन से दोस्ती के कसीदे पढ़कर भी पाकिस्तान भारत के सामने एक पल को नहीं टिक पाया। चीन से दोस्ती के कसीदे पढ़कर भी, चीन को अब्बू जान कहकर भी पाकिस्तान भारत के सामने एक पल भी नहीं टिक पाया। अब जो वॉशिंगटन डीसी से खबर आई, जिसकी चर्चा मैं अभी शुरुआत में कर रहा था, अब जरा उसको डिटेल से समझिए। मैं बताता हूं पाकिस्तान की पोल पट्टी कैसे दुनिया में खुल रही है। यह पाकिस्तान दुनिया भर में बहुत कूद कूद कर कह रहा है कि हमने जंग जीत ली, हमने क्या मशक्कुर, पता नहीं वो क्या मशक्कुर, तो कौमे मशक्कुर कर रहा था। वो कह रहा था हमने 2 दिन में भारत को हरा दिया। भारत पाक सीजफायर पर अमेरिका के एक पूर्व रक्षा अधिकारी ने बड़ा बयान दिया। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि भारत ने इस लड़ाई में कूटनीतिक और सैन्य मोर्चों पर जीत हासिल की है। पाकिस्तान की हालत उस डरे हुए कुत्ते की तरह थी जो दुम दबाकर अमेरिका के पास सीजफायर के लिए दौड़ा।
पाकिस्तान के वर्दीधारी अधिकारी आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जो ये दिखाता है आतंकी और पाकिस्तानी फौज में कोई फर्क नहीं है। अब दुनिया पाकिस्तान से सफाई मांग रही। माइकल रूबिन ने साफ कहा है, भारत ने बातचीत की दिशा ही बदल दी है। पाकिस्तान अभी भी हैरान है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे क्या। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वागत कीजिए पैनल पर रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार और सामरिक विशेषज्ञ, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। मुझे तो ये लाइन पढ़ के माथुर सर बड़ा मजा आया। बेशक तल्ख है और बहुत हार्ड हिटिंग है, बहुत हार्ड लाइन है। माइकल रूबिन लिख रहे हैं, 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान की हालत एक डरे हुए कुत्ते जैसी हो गई जो दुम दबाकर सीजफायर की भीख मांगने दौड़ पड़ा। पाकिस्तान अब इस हार को किसी तरीके से छिपा नहीं सकता है और जिस तरह से पाकिस्तानी फौज आतंकियों के जनाजे में सजदज कर खड़ी थी, उससे पाकिस्तान और आतंकिस्तान के गठजोड़ का भी खुलासा हो गया। तो इस देश में कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भाई हिंदुस्तान ने क्या किया पाकिस्तान का, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कहां घुटनों पर लाया, मुझे कोई बता दे, मुझे कोई दिखा दे। ये सवाल पूछा जा रहा था इस देश में। अब कौन लोग पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, मैं इस पर बहुत फोकस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमने पाकिस्तान और चीन और दुनिया को कितने मोर्चों पर मात दिया है पिछले 2-3 दिन में। माथुर सर, मैं 1-2 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर आप एलेबोरेट कर दीजिएगा। हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा 1971 के बाद पहली बार। हमने चीन के हथियारों को एक्सपोज किया। हमने पाकिस्तान और चीन के नापाक गठजोड़ को एक्सपोज किया। हमने पाकिस्तान और आतंकवाद के नापाक गठजोड़ को एक्सपोज किया और हमने पाकिस्तान की हालत एक सड़क छाप कुत्ते जैसी कर दी, बस 2 से 3 दिन में। माथुर सर। बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा और ये शब्द जो हैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। हालांकि मैं इनको नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मेरी भाषा का ये हिस्सा नहीं होते इस प्रकार के शब्द, लेकिन ये बिल्कुल एप्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे उनको हमने बिल्कुल घुटनों पे लाया। उसकी वजह थी, देखिए, जब हमने 7 मई को जो हमले किए, वो 7 मई के हमले इतने इफेक्टिव थे, इतने ज्यादा कि उनको पता नहीं पड़ा। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था एयर डिफेंस सिस्टम। वरना आप सोचिए कि जहां 23 अप्रैल से लेकर के 15 दिन पहले से एक युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं, आपकी पूरी आर्मी मोबिलाइज हो चुकी है, आपकी एयरफोर्स कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन बावजूद उसके 24 मिसाइल दागी जाती हैं, 24 के 24 ठिकाने पहुंचती हैं। इसका मिसाइल का और ठिकाने का उतना रिश्ता नहीं है जितना इस बात का है कि जितना भी चाइनीज इक्विपमेंट था या कहीं से भी पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस इक्विपमेंट आया था, एयर डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास कमी कोई नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था, उन्होंने उस तमाम चाइनीज और विचेवर कंट्री उनके पास सामान आया हुआ था, उसको पूरी तरह से इनइफेक्टिव कर दिया था। तो वो एक बहुत बड़ी मुझे लगता है बहुत बड़ी सफलता रही आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की। पहली बार उनका कोई रेडार काम नहीं कर पाया। आप वहां गए, आपने फायर किया, वापस आके कुछ उनको पता नहीं पड़ा। अब मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल पीस टाइम में बिल्कुल पड़ोसी दोस्त हो उसके घर भी जाके आप ऐसा कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है हार थी। दूसरा, जहां तक एक्सपोजर का सवाल है, हमने 2-3 बातें करी कि उनका हमने बिकॉज ऑफ जनाजे में इतने लोग आए हुए हैं। उसके बाद की 2-4 और जो इवेंट्स हुए उनको आप देखिए। जो वहां पर एक विक्ट्री परेड या विक्ट्री मार्च निकला, उस विक्ट्री मार्च में कौन लोग थे, उसका वीडियो आई विश यू कैन प्ले इट अगेन। उसमें लोग एंटी टैंक वेपन्स लेकर के और वो आतंकवादियों के कपड़े, उनके जो ड्रेस होती है, वो कोई आर्मी वाला नहीं था, उसमें कोई सिविल पॉपुलेशन नहीं थी, और वो एंटी टैंक वेपन्स अपने कंधों पे उठा करके और अल जिहाद के नारे लगाते हुए जा रहे थे। वो बिल्कुल क्लियर कट है कि ये लड़ाई आतंकवादियों की थी और आतंकवादी ही इसको अपनी बिना बात अपनी जीत मान करके वो कर रहे थे। तीसरी बात, जो कल वहां पर हुआ, इतना बड़ा वो एक
बुलेट प्रूफ एनवायरनमेंट में उसने भाषण दिए कई सारे, और उन्होंने कहा कि हम भारत को ये कर देंगे, भारत को वो कर देंगे। वो तमाम आतंकवादी थे। ये भी एक्सपोजर है आतंकवाद के साथ उनके उनके उनका हाथ मिलाने का। उसके बाद अभी कल उनका एक मंत्री जो है किसी एक आतंकवादी परिवार के घर गया, वो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होना चाहिए उनका 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 हाथ मिला हुआ है। उसके अलावा उन्होंने 14 करोड़ रुपए, माइंड यू, अभी उनको भीख में मिले हैं 2.7 whatever बिलियन, और उसमें 14 करोड़ रुपए उन्होंने ऑलरेडी आतंकवादियों को ट्रांसफर कर दिए। तो और अपने जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है, उनके परिवार के 14 लोग हुरों के पास चले गए, तो उन्होंने वो पैसा उनको ट्रांसफर किया, 14 करोड़ रुपए। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए मरकजे सुभान अल्लाह को दोबारा बनाने में उन्होंने सेट असाइड किया। ये तमाम जितनी भी हरकतें हुई हैं, वो तमाम इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर देती हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों से मिला हुआ नहीं है, पाकिस्तान आतंकवादियों के कब्जे में है। बिल्कुल। और माथुर सर, कितनी बड़ी बात है ये। हमने एक साथ कितनी जंगें फतेह की, मतलब कितनी जंगों में जीत हासिल की। हमने चीन की डिफेंस इंडस्ट्री को धूल चटाया, वो भी इंडिजिनस हथियारों से, मेक इन इंडिया के दम पर। सर विवेक यही सबसे बड़ी, ये कल मैंने कहा था आपको, यही हमारा सबसे बड़ा टेक अवे ऑपरेशन सिंदूर का। एक बहुत बड़ा टेक अवे ये है कि भारत के जो इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम्स हैं, ये देखिए, ये वो टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया समझती थी कि भारत जैसे देश के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। उस टेक्नोलॉजी को न केवल बताया कि एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन उसका असली वॉरफेयर में, असली रियल कंडीशंस में उसको प्रयोग में ला करके उनके, वही मैं बता रहा था, एडी सिस्टम को 25 मिनट तक पूरी तरह से बिल्कुल इनइफेक्टिव कर दिया। एक वहां से चिड़िया भी नहीं पकड़ पाए उनके तमाम रडार, चाइना हो या वो। तो उससे 2-3 फर्क पड़ा। एक तो चीन का जो डिफेंस मार्केट है, उसमें आप देखें किस प्रकार से चीन के उनके डिफेंस इंडस्ट्री वाले शेयर किस प्रकार वो डाउन हो रहे हैं। हाँ, पहले प्रोपेगेंडा करके उसने बढ़ाने की कोशिश की, पहले प्रोपेगेंडा करके कि भाई हमने राफेल को ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद दुनिया को जब हकीकत पता चली, तो उसके बाद उनके शेयर्स गिरने लगे। 17% तक डाउन हो गए कल के हिसाब से, जो खबर मुझे अभी तक जानकारी मिली है। ये अंतर 70% नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उनके डाउन हो रहे हैं और हमारे डिफेंस इंडस्ट्री के शेयर्स बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं 50% का फर्क है दोनों का। तो ये हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो चीन ने हरकत करी थी, जो हमने कल बात की, कि उन्होंने एक पेड आर्टिकल एक ब्रिटिश डेली में निकलवाया, जिसको कि उनको इवेंचुअली हटाना पड़ा, क्योंकि वो पूरा झूठ का पुलिंदा था। और उसमें अपने JF-17 का उन्होंने कहा कि उसने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनके मार्केट डाउन हो रहे थे, शेयर्स डाउन हो रहे थे, तो वो चाहते थे किसी प्रकार से ये उभर के दोबारा इट शुड कम आउट ऑफ इट, लेकिन वो हुआ नहीं, और वो आर्टिकल भी उनको वहां से निकालना पड़ा। चाइना जो है अभी बहुत बुरी परिस्थिति में आ गया है, चाइना को हमने अच्छे से धूल चटा दी। उसके अलावा तुर्की को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है, और तुर्की को वो मैसेज भारत सरकार की तरफ से नहीं गया है, भारत की जनता की तरफ से गया है। भारत के लोगों ने तुर्की को कहा है कि भाई अभी आपने ये पाकिस्तान का, आतंकिस्तान का साथ दिया है, इसलिए हम आपके साथ, सरकार कुछ भी करती रहे, उसकी कोई परिस्थिति हो, हम आपको नहीं, आपसे नहीं डील करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है ये। लेकिन एक चीज मैं कल भी कहना चाहता था, ये बहुत आवश्यक है कि हमें कुछ पाकिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। आज पाकिस्तान बुरी तरह से इसमें परास्त हुआ, उनके न्यूक्लियर सर, मैं तो अभी भी ये उनको पता नहीं, आज तक दुनिया जो है वो इजराइल के आयरन डोम की बात कर रही थी, जब इजराइल पर हमले हुए थे। अब आकाश तीर की बात होगी, अब आकाश की बात हो रही है। और मैं तो अभी भी उन तस्वीरों को याद करता हूं, जब आसमान में उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स एक एक करके हिट किए जा रहे थे। क्या तस्वीर थी वो, शानदार तस्वीर, मजा आ गया। आकाश तीर ने डाला है, बिल्कुल। मैं और ये बताता हूँ कि उसका जो असर वहां पर हो रहा है, हाँ। ये वहां उनको लोगों को ये नहीं पता पड़ पा रहा कि अब क्या हमें करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पाकिस्तान, दुनिया तो कह रही है, दुनिया तो हकीकत दिख रही है। हार में भी वो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है, हार गए हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति पाकिस्तान का एक सुर से कह रहा है कि हम जीते हैं, और एक सुर से कह रहा है कि हम भारत को करेंगे। और हमारे खुद के देश में बहुत सारे, आपने परसेंटेज बताई थी कल, 10-12% लोग हैं जो कि प्रश्न उठा रहे हैं। सहमति का भाव होता है सर। हमारे देश में भी हम यूनाइट है, मैं मानता हूं। और सेना पर विश्वास लोगों का और ज्यादा बढ़ गया, ये भी एक सर्वे में सामने आता है। खैर, हम हिंदुस्तानी हमारी आर्मी को, हमारी सेना को सबसे ऊपर रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं। और सेना के लिए जो इज्जत है, आर्मी के लिए जो इज्जत है, उसको बताने की और शब्दों में बयां करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही मैं ऐसी कोई कोशिश करूंगा।
हमारे साथ इस वक्त संजीव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, रक्षा मामलों के जानकार, विदेश मामलों के जानकार, और साथ ही साथ हमारे साथ रमन सैनी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो आपके पास, आप दोनों मेहमानों के पास आऊं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, त्राल एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर। एक और आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया गया है। त्राल में अब तक 3 आतंकी मारे गए हैं। टीआरएफ और जैश से जुड़े हुए आतंकी बताए जा रहे हैं। जैश के टॉप कमांडर को ढेर किया गया है। जैश का टॉप कमांडर आसिफ शेख जो है वो मारा गया है। सुरक्षा बलों ने आसिफ शेख को मार गिराया है। आसिफ शेख वही आतंकी है जिसका नाम पहलगाम हमले में आया था, और इसके अलावा यावर बट एक आतंकी है और नाजिर वानी एक आतंकी है जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तस्वीर सामने आ गई है। एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, गले में खजूर लटका के एक शख्स ने, एक आतंकी ने फोटो खिंचवाई थी, उसको भी मार दिया गया है, यह जानकारी मिल रही है। सीधा चल रहे रमन के पास। रमन, क्या खबर इस ऑपरेशन के बारे में और इन आतंकियों के बारे में क्या डिटेल्स आपके पास? रमन, ओवर टू यू। थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को पुलवामा और अवंतीपुरा के बीच में पड़ने वाला जो ये त्राल का इलाका पड़ता है, नादिर का इलाका, इस यहाँ पर एक सिविलियन रिहायशी इलाका है और उस एक घर के अंदर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। और उसी जानकारी के आधार पर जब सुरक्षा कर्मियों ने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया तो आतंकियों के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ। सबसे पहले एक आतंकी जो है उस इलाके के अंदर ढेर हुआ और उसके बाद 2 और आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि जो है अभी सिर्फ एक ही आतंकी की सुरक्षा बलों की तरफ से हुई है, लेकिन 3 आतंकी जो लश्कर और जैश के एक मिलाजुला गुट हम कह सकते हैं, उस गुट से है। और आसिफ शेख का जो है वो नाम निकल कर आ रहा है। देखिए, आसिफ शेख का नाम जो है वो पहलगाम आतंकी हमले में भी जो है वो निकल कर आया था, लेकिन वो आतंकी जो था वो लश्कर था और ये आतंकी जैश ए मोहम्मद का है, इसलिए नाम सेम है। ये नहीं कह सकते हैं कि ये वही आतंकी है जो जिसने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। लेकिन पिछले 48 घंटों में 2 बड़े एनकाउंटर और 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादियों को मार गिराना, वो भी साउथ कश्मीर का इलाका, जिस इलाके के अंदर बाइसरन घाटी मौजूद है, पहलगाम मौजूद है, और वहीं पर ज़्यादातर ऑपरेशन जो है इस समय चलाए जा रहे हैं। बाइसरन घाटी से त्राल का जो ये इलाका है करीबन 30 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ से पड़ती है, और इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए आतंकी जो है वो बाइसरन घाटी पहुंचे थे। इसलिए बहुत संभवता है कि इसी इलाके में वो आतंकी भी छिपे हो सकते हैं जिन्होंने बाइसरन घाटी के अंदर आतंकी हमले को अंजाम दिया था। लेकिन बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए 3 आतंकवादियों को ढेर करने की जानकारी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक सूत्र जो आधिकारिक पुष्टि है वो अभी एक ही आतंकी की है। 2 आतंकियों के शव जो है वो उसी घर के अंदर पड़े हुए हैं, उनको देख लिया गया है, लेकिन अभी तक रिट्रीव नहीं किया गया, इसलिए ऑफिशियल पुष्टि जो है इसलिए नहीं की गई है। जो हम शिनाख्त बता रहे हैं उनको लेकर भी अभी जो है वो सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही है। एक बार हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जैसे ही ऑफिशियल पुष्टि इसकी बार हो जाएगी, इसके बारे में हो जाएगी कि इसमें कौन कौन से आतंकी शामिल हैं। क्योंकि जिस फोटो की आपने जिक्र किया कि गले में खजूर की माला डाले हुए जो आतंकी दिखाई दे रहा है, वो जैश ए मोहम्मद का 2022 से ये आतंकी जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर जैश ए मोहम्मद के लिए कभी काम कर रहा था और बीच में इसने स्विच कर लश्कर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। अब ये लश्कर में है या जैश में है, फिलहाल जो है इसकी जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती है, लेकिन ये आतंकी आसिफ अहमद शेख है और इस आतंकी को भी जो है वो मार गिराने की जानकारी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से मिल रही है। तो ये बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को कश्मीर घाटी में मिल रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर इनसाइड जो चल रहा है, वो एक ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के इलाके में जाकर किया है, और ये दूसरा ऑपरेशन सिंदूर जो है जो हम अपने इलाके में कश्मीर और जम्मू के इलाके के अंदर कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो है वो पिछले 2 दिनों में 48 घंटों में बड़ी कामयाबी, 6 आतंकियों को ढेर किया गया। इसके साथ साथ मैं बताऊँ तो रियासी का जो इलाका पड़ता है वहाँ पर भी एक महिला की तरफ से जो भागवा इलाका पड़ता है, वहाँ पर 2 से 3 आतंकियों को वहाँ पर उनकी साइटिंग की गई है, और उसके बाद वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जी विवेक। ठीक है रमन, आपके पास वापस लौटेंगे, बने रहिएगा और अपडेट्स के लिए। लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन और 6 आतंकी अभी तक पिछले 2 से 3 दिन में मार गिराए गए। रमन, अभी तक 6 आतंकी जो हैं वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं पिछले 2 से 3 दिन में, टोटल नंबर्स की अगर बात करें तो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले 48 घंटों में ये 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई हैं। पहली मुठभेड़ जो है वो 13 तारीख को हुई थी, जो शोपियां का केलर का इलाका पड़ता है, वहाँ पर 3 जो है लश्कर के आतंकी थे जिन्होंने टीआरएफ के नाम से इस समय कश्मीर घाटी के अंदर वो एक्टिवेट है, और वो तीनों आतंकी जो है वो लोकल थे। एक पुलवामा का आतंकी था जिसमें गुलाम हसन वक्त जो है उसका नाम बताया जा रहा है, और 2 आतंकी जो है वो शोपिया के ही रहने वाले थे। अब ये दूसरा एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है, ये भी तीनों आतंकी जो है वो लोकल ही बताए जा रहे हैं, और ये तीनों आतंकी
आतंकी जो है वो उसी त्राल के इलाके के रहने वाले हैं जहां पर इन आतंकियों को घेरा गया है। क्योंकि ये लोकल इलाके हैं, इसलिए लोकल आतंकी है, इसलिए लोकल इलाके की जानकारी इनके पास ज़्यादा है, वहाँ पर नेटवर्क इनका बहुत अच्छा है, स्थानीय लोगों के साथ भी इनकी अच्छी जो है वो जान पहचान है। इसलिए बहुत संभवता है कि किसी OGW की मदद से उस घर तक पहुँचे होंगे, उस घर में छुपे होंगे, क्योंकि इस समय आतंकियों की तलाश जो है वो साउथ कश्मीर के सभी इलाकों में चल रही है, न केवल जंगलों के इलाकों में बल्कि रिहायशी इलाकों में भी चल रही है। और जिस तरीके से हमने बताया था कि जो NIA जांच कर रही है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, अब NIA की जांच उन 54 इलाकों के ऊपर जाकर केंद्रित हुई थी जो पहलगांव और बाइसन घाटी से होते हुए अलग अलग रास्तों पर जाकर लगते हैं, उनके साथ मिलते हैं, चाहे वो कुलगांव का इलाका हो, चाहे वो अनंतनाग का जो बाहरी इलाका शोपियां के साथ लगता है। इसके साथ साथ में आप जब अमरनाथ गुफा की तरफ जाते हैं, यानी कि चंदनवाड़ी की तरफ भी एक रास्ता जाता है, कुछ इलाके पहाड़ी इलाके की तरफ जाते हैं, कुछ इलाके जो है वो तलहटी की तरफ जाते हैं। तो उन सभी इलाकों को जो है वो पूरी तरीके से खंगाला गया। और इन सर्च ऑपरेशन के दौरान में 75 ऐसे हाइडआउट्स जो है वो जंगल के भीतर मिले जिनका इस्तेमाल कभी ना कभी आतंकी संगठनों की तरफ से किया गया है। लेकिन अभी उस इलाके बहुत मुझे लगता है कि रेग्रेसिव ऑपरेशंस जो है वो रमन लॉन्च किया गया। और जिस तरह से आप एक्शन की बात बता रहे हैं, हाइडआउट्स की बात बता रहे हैं, इस बार ये स्वच्छता अभियान जो है मुझे लगता है कंप्लीट करके ही भारतीय सेना मानेगी। और इनको और जिस तरह का मूड कश्मीर का खास करके नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये भी एक विन विन सिचुएशन है। ये जो टेकआउट की हम बात कर रहे थे, माफ कीजिए, जिस टेक अवे की बात कर रहे थे माथुर सर, ये भी एक टेक अवे है कश्मीर में। एक तो जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर का, श्रीनगर का भारतीय सेना के साथ, आर्म फोर्स के साथ खड़ा होना, और दूसरी तरफ ये कि हमारे जवान जो है वो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और पूरा कश्मीर, श्रीनगर उनके साथ है इस ऑपरेशन में। विवेक, सबसे बड़ा टेक अवे जो इसमें से है वो ये है कि जब हमने पहले ढाई फ्रंट की वॉर की बात करी थी कि हम ढाई फ्रंट पे वॉर करने में सक्षम हैं, ये उसका मुजाहिरा है। अब आप देखें किस प्रकार से आपकी पूरी सेना पाकिस्तान के खिलाफ पश्चिमी बॉर्डर्स पर मुस्तैद है, उसी के साथ साथ हमारी पूरी नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी सेना मुस्तैद है, वहां पर हम पूरी तरह से तैयार हैं। बांग्लादेश की भी हम देखभाल कर पा रहे हैं, और बावजूद उसके हम लगातार सफल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस कश्मीर में कर पा रहे हैं। ये है ढाई फ्रंट पर साथ साथ लड़ने की क्षमता। ये बिल्कुल साफ तौर पर उभर के सामने आ गया। और दूसरा बड़ा टेक अवे है, मैं आधा सेकंड 30 सेकंड और लूंगा, और वो दूसरा बड़ा टेक अवे है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस आनी चाहिए थी, वो बहुत प्रचुर मात्रा में अब आनी शुरू हो गई है। और ये इस बात को दिखाता है कि आज का कश्मीर बदला हुआ कश्मीर है और वो आतंकवाद नहीं चाहता। बिल्कुल। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाने वाले हैं दौरे पर आज, इसके बारे में भी रमन से बात करेंगे। लेकिन जल्दी से कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी का एक रिएक्शन ले लूं और संजीव जी का एक रिएक्शन ले लूं। जिस तरह से अब पाकिस्तान की पोल खोलनी शुरू हो गई है और चाइना के डिफेंस इंडस्ट्री की पोल खुली है जी, और तस्वीर दिखाते हैं आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से रवाना हुए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। और इसी के साथ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी का रिएक्शन चाहेंगे। विवेक जी, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद सर। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर था वो मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन था नहीं है, और एक डायमेंशन के ऊपर अनुज ने बहुत गहराई से बहुत बढ़िया बताया, वो मिलिट्री डायमेंशन। लेकिन चाइना का जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान का, वो भी मल्टी डायमेंशनल है। और सबसे ज्यादा उसमें जो है वो दो चीजें आती हैं। एक, चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है कि वो एक सुपर पावर बने। एक थ्योरी है जो कहती है कि अगर सुपर पावर आपने बनना है, आपके पास एक्सेस होना चाहिए कम से कम 2 ओशंस की तरफ, ठीक है। एक उसके पास एक्सेस है पैसिफिक, लेकिन उसको एक और ओशन चाहिए, वो है इंडियन ओशन। क्यों? क्योंकि पैसिफिक, ये पर्शियन गल्फ जो है, वहां पे तेल है, जहां का सारा तेल चाइना के पास आता है। और दूसरा, हिंदुस्तान को वो कंट्रोल में रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक मलाक्का स्ट्रेट से ही सारा उसका व्यापार जाता है, और हिंदुस्तान पोर्ट ब्लेयर में और अंडमान निकोबार, खास करके ग्रेट निकोबार आइलैंड से की वजह से उसको कंट्रोल कर सकता है। तो इसको ये मलाक्का डिलेमा से निकलना है, इसीलिए सीपीईसी में $65 बिलियन उसने फूके हैं। अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी में सबसे अहम प्रोजेक्ट है ग्वादर। ग्वादर क्यों? ग्वादर का जो पोर्ट है वो इतना गहरा है कि एक पनडुब्बी गहराई अपना अंडर वाटर होते हुए भी ग्वादर पोर्ट के अंदर एंटर कर सकती है। दूसरा,
ग्वादर पोर्ट में वो अपना पहला ओवरसीज थिएटर कमांड बनाना चाहता है, जिससे वो इस पूरे इलाके के ऊपर नजर रख सके, उसके ऊपर हुकूमत जो वो चाहता है हुकूमत कर सके। तीसरा, जी, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का तकरीबन 40 से 45% मिनरल्स हैं। पूरे पाकिस्तान के 40% मिनरल्स हैं। पूरे पाकिस्तान का 44% लैंड है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 7% है। उसको लगता है अगर मैं ये एरिया कर लेता हूं तो मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस होता है इनटू इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ में हस्तक्षेप कर सकता हूं और हिंदुस्तान को तो मैं कंट्रोल कर ही लूंगा। जी, इसीलिए वो इतना सब कर रहा है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ा? चक्रवर्ती जी, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह रवाना हो रहे हैं श्रीनगर के लिए, वो तस्वीर लगातार आ रही है, आप जारी रखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ तस्वीर के बारे में दर्शकों को बस जानकारी दे रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के दौरे पर रवाना हो गए। इसके बाद में रमन आपके पास आ रहा हूं इस दौरे की डिटेल के लिए। चक्रवर्ती जी, आप पूरा कर लें प्लीज। तो अब बाकी जो चीन का जो पूरा प्लान था, इस पे पानी फिर गया। कैसे? दो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, एक बलूचिस्तान में और दूसरा पीओजेके और पीओके में हुई है। बलूचिस्तान की हम बात करेंगे। बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के नाम पे जीरो हुआ है, बिल्कुल जीरो। वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहां तक कि चीन ने सबसे बड़ा पोर्ट बनाना शुरू कर दिया, एक बड़ा सा हवाई जहाज एयरपोर्ट बनाया है, जिसमें हफ्ते में एक फ्लाइट लैंड करती है, पूरे हफ्ते में एक फ्लाइट। उस एयरपोर्ट में जो साइनेज है वो सारा का सारा चीनी भाषा में है। चीनियों के लिए वहां पे अलग से रिहायशी इलाका बन गया है, लेकिन बलूचों के पास जो नॉर्मली वो मछली पकड़ने जाते थे वो भी बंद हो गया है। इसलिए वहां पे एक मौलाना हिदायतुर रहमान है, जिन्होंने हक दो तहरीक स्टार्ट की। हक दो तहरीक ने कई महीनों तक पूरे ग्वादर के अंदर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स में धरना लगा के बंद कर दिए। दूसरा, ये मत भूलिए जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ था। मैंने तो कम से कम कभी नहीं सुना है एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो सकती है। ये सिर्फ पिक्चरों में होता था, ये हकीकत में हुआ। तीसरा, जो बलूचिस्तान में अलग अलग छोटे छोटे गुटों में बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, ये सब लड़ते थे, ये इन्होंने सब मिलके एक कंबाइंड मोर्चा खोला है जिसका नाम है ब्रास, बलोच राजी आओजी संगर। इसमें उन्होंने एक सिंधी रेवोल्यूशनरी आर्मी को भी इंक्लूड कर लिया है, ताकि उनके पास जो मैन पावर की शॉर्टेज है वो सिंध से एडजस्ट हो जाएगी। तो इनके पास अब क्रिटिकल मास हुआ है। चौथा, ये मत भूलिए, खबरें आ रही हैं, ये कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा है अभी तक, कि बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था सर। ये खबर है, ऑफिशियल खबर है कि बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है और भारत से सहयोग की अपील की है। एक बड़ी खबर मैं इसी पर आ रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज बता दूं दर्शकों को। बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। बलोच नेताओं ने आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, ये बलोच नेता ने कह दिया है। भारत और पूरी दुनिया से बलूचिस्तान के लिए समर्थन मांगा गया है। खरान में लोगों का प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। पुरुष, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार का आरोप लगाया है। किरण ज्यादा अपडेट देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण, क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए मीडिया ने यहाँ पर एक्स पर पोस्ट किया और सीधे तौर पर ये कहा है कि हमें पाकिस्तानी न बुलाया जाए विवेक, और हमें बुलाया जाए बलूचिस्तानी, क्योंकि हम बलूचिस्तानी हैं और बलूचिस्तान अब अलग हो चुका है। भारत हमारा सहयोग दे। इसी के साथ उन्होंने और भी ये बातें कही कि वैश्विक स्तर पर अब जो है आंखें मूंदे नहीं रहा जा सकता, चुप नहीं बैठा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमारा शोषण हुआ है, हमारे लोगों का शोषण हुआ है या हमारे संसाधनों का शोषण हुआ है, ये अब बातें जो है वो नागवार है। और देखिए बीएलए जो है लगातार बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान से अपनी लड़ाई को जो है वो जारी रखा हुआ है। इन सबके बीच में जो जानकारी ये भी देखिए मिल रही है कि मीडिया ने देखिए एक्स पर पोस्ट करते हुए ये भी लिखा कि जो पाकिस्तानी है वो पंजाब के हैं, पंजाब वाले हैं, जिन्होंने अभी तक मिसाइलों को जो है उसका दंश नहीं झेला है, जिन्होंने वहां शोषण नहीं देखा है, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने जाकर के लोगों को प्रताड़ित नहीं किया है, वो पाकिस्तानी है। पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तानी नहीं है। और इस तरह से उन्होंने जो है न केवल भारत से बल्कि पूरे विश्व से जो है उन्होंने गुहार लगाई।
इसी के साथ देखिए उन्होंने कहा है कि देखिए पीओके को भी एक तरह से कहीं ना कहीं, यानी कि देखिए बलूचिस्तान के साथ साथ उन्होंने पीओके का भी जिक्र किया और ये कहा कि पीओके लोगों को भी एक तरह के कवर के तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और अपने आप को यहां पर बचा रहा है। इसके साथ देखिए जो बात कही कि बलूचिस्तान कैसे पाकिस्तान के कैद में आ गया विदेशी ताकतों की वजह से, क्योंकि विदेशी ताकतें कौन है अब ये जग जाहिर है विवेक, सीधे तौर पर देखिए, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की ये लड़ाई चल रही थी उस बीच में कभी कोई साथ दे रहा कभी कोई साथ नहीं दे रहा, ऐसे तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आए। चाइना अचानक से जो है वह पाकिस्तान के ऐसे ही विदेशी ताकतों की बात जो है यहां पर बलूचिस्तान के जो ये एक्टिविस्ट है, जो नेता है, वो यही बात कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों की वजह से जो है पाकिस्तान इस तरह से बलूचिस्तान पर कब्जा कर पाया और लेकिन अब जो है आजाद होने का वक्त आ गया है, अब वो समय है जब हमें आजादी चाहिए, इसके लिए हम लड़ाई लड़े हैं, एक बड़ा टेक अवे है, का सपोर्ट चाहिए। ये भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के एस्केलेशन का, भारत के एक्शन का एक बहुत बड़ा टेक अवे है कि पाकिस्तान ने के अंदर बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। मैं रामन जी ये एक छोटा सेंटेंस और ये मत भूलिएगा कि इसमें अगर आपको लगता है कि भारत का कोई हाथ नहीं है तो शायद आपको सोचने का विचार करने का अवसर मैं जरूर दूंगा। और बलूचिस्तान ने, जहां तक मुझे खबर है, बलूचों ने कहा है कि आप हमको एक एम्बेसी खोलने का हमें ये दें कि हम आपको पास हिंदुस्तान में करें। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि बलूचिस्तान का मराठों के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है और अब आज भी बलूचिस्तान में मराठी बोली जाती है। आज भी 15,000 के आसपास बलूच बंबई में रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी चाहिए, कलात प्रोविंस ने कभी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना था, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था जिन्ना के साथ। और जैसा कि पाकिस्तान हमेशा करता है, दोस्तों के साथ दगा तो करता ही करता है, दुश्मनों के साथ तो करेगा ही। उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तोड़ के बलूचिस्तान के अंदर आर्मी भेजी थी, इंसर्जेंसी करवाई थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जबकि अंग्रेजों के साथ अग्रीमेंट ये हुआ था कि भाई आप आजाद मुल्क रहेंगे, बस सिक्योरिटी आपको पाकिस्तान प्रोवाइड कराएगा और विदेश के जो मामले हैं वो पाकिस्तान हैंडल करेगा। ये दो चीज पाकिस्तान को देने की बात कही गई थी, लेकिन इंसर्जेंसी कराई, आर्मी घुसाई और जैसा कि पाकिस्तान ने के बारे में बड़ा अच्छा चक्रपाणी जी ने बताया। संजीव जी का रिएक्शन चाहूंगा। संजीव जी, ओवरऑल टेक अवेज की बात की जा रही है, तो ओवरऑल टेक अवेज में मैंने भारत के माफ कीजिएगा, भारत पाकिस्तान एस्केलेशन के बीच में क्या हासिल हुआ? पाकिस्तान को पटका, चीन के हथियार उड़ाए, चीन के डिफेंस इंडस्ट्री को डुबोया, भारत के हथियारों का परचम लहराया, भारत का एयर डिफेंस का लोहा मनवाया, अमेरिका और IMF को एक्सपोज किया, चीन की आतंकी नीति को एक्सपोज किया, बलूचिस्तान की आजादी की शुरुआत करा दी। लेकिन फिर भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और वैसे ये ऑपरेशन अभी भी जारी है, ये समाप्त नहीं हुआ है, ऑनगोइंग है, लेकिन अभी तक का जो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो आउटकम ये है कि भारत ने पाकिस्तान को एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी है, एक शक्तिशाली पाकिस्तान के ऊपर डिटरेंस इम्पोज किया है और पाकिस्तान के लिए एक न्यू नॉर्मल, एक नई डेडलाइन ड्रॉ की गई है। यदि आपने इस डेडलाइन को पास किया तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपके जो आपने देखा है उससे भी कहीं ज्यादा बड़े, सीवियर होंगे। और ये जो डेडलाइन है ये सिर्फ के लिए नहीं है बल्कि आतंक के पनाहगारों के लिए भी है। जो पाकिस्तान सेना है, पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये डेडलाइन उसके लिए भी है। और ये आने वाली जो कार्रवाई है वो आतंक के खिलाफ नहीं होगी, सिर्फ आतंक के ठिकानों पे नहीं होगी बल्कि उनके पनाहगारों के खिलाफ भी सीधी कार्रवाई होगी। और ये जो है इसका सबसे बड़ा। दूसरा, जो पूरे विश्व में जो हमने एक मैसेज किया है, आतंकवाद की अगर चुनौती को लड़ना है तो हमें एक जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखना होगा। आतंकवाद की चुनौती को अगर लड़ना है तो हमें इसके डबल स्टैंडर्ड रखना होगा। और जो कॉलिंग स्टेट फॉर स्टेट जिसको बोलते हैं, उसको कॉलिंग स्टेट कहा जाता है। हमने जो बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए जाते हैं, अपने घर का जो आतंकवाद है हम उसके लिए तो राष्ट्र भी किसी कोने में पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे जो देशों का जो आतंकवाद होता है उसमें वो लचर रवैया अपनाते हैं। इसे भी त्यागना होगा और इस बात को भी भारत ने एक संकल्प
और शक्तिशाली जो नेतृत्व कार्यवाही करके और नेतृत्व को दिखा करके इस बात को भी मैसेज दिया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी मैसेज दिया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस मैसेज को कितना लेते हैं, लेकिन भारत ने जाहिर है कि एक मैसेज तो कन्वे करी। भारत की जो प्रतिष्ठा है आतंकवाद से लड़ने वाले जो ऐसे राष्ट्रों की अब बन गई है जो कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखते हैं, आतंकवाद के प्रति नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव का अप्रोच रखते हैं। और मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहूँ, जैसा कि हम सभी डिस्कस कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की जारी है और ये जो ऑपरेशन है ये सस्टेन होना चाहिए। हाई वैल्यू टारगेट्स को हमेशा तलाश में रखना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। दूसरा जो आपने अभी इस मॉडल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि घर के अंदर बैठे हुए जो देश के दुश्मन है, ओवरटाउन वर्कर्स, स्लीपर सेल, इनके जो सफाई अभियान की जो आपने बात कही उसको लगातार जारी रखना होगा। और ये जो हाइड आउट्स हैं, ये जो आतंक के जो घर के अंदर ही मौजूद है, वो भी हमें ध्वस्त करना होगा और उनके लिए एक सस्टेन्ड ऑपरेशन की आवश्यकता है। एक मैसिव तरीके का जो इंटेलिजेंस और सर्विलांस ऑपरेशन उसको हमें करना होगा, ताकि ये जो अपनी थाली में छेद करने वाले जो देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, ट्रेटर्स हैं, देशद्रोही हैं, इनको उनके बिलों से ढूंढ कर निकाला जाए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये बात मैं कहूँगा कि ये जो सस्टेन तरीके से ये ऑपरेशन जो है वो करना होगा हमें, और ये लॉन्ग टर्म का ऑपरेशन है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अपने घर में और घर के बाहर जो भी ऐसे वांछित आतंकी होते हैं उनकी लगातार तलाश में रहता है, लगातार उनको हॉट परस्यू किया जाता है और जहाँ कहीं भी उन्हें अवसर मिलता है वो ऐसे कार्रवाइयों को करने से नहीं करते। हमें इसका अब पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद हमने कार्रवाई की, लेकिन हमारी कार्रवाई है वो अब किसी आतंक के हमले का इंतजार हमें नहीं करना है। यदि हमें कोई आतंकी दिख जाता है हमें इमीडिएट कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ उसको एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था कल सर, एक रिसर्च पढ़ रहा था कल मैं, पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के अंदर करीब 40 से 50 करोड़ रुपए सालाना खर्च करता है और पाकिस्तान के अंदर लगभग 600 से 700 करोड़ रुपए खर्च करता है पूरे इस ट्रेनिंग कैंप के लिए और आतंकियों के लिए, उनके रहने सहने, वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए ओवरऑल अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो 40 करोड़ आतंकवाद फैलाने के लिए खर्च करता है, उस आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए हम 750 करोड़ के आसपास सालाना खर्च करते हैं उस आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए। इसका वाइस वर्सा इम्पैक्ट मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि वो कम पैसे में भारत को बड़ा इम्पैक्ट दे रहा है, यानी कि भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है और इस एग्जाम्पल से इसको समझा जा सकता है। नहीं, देखिए, कोई भी विनाश का जो कार्य होता है, किसी भी चीज को बनाने में लंबा एफर्ट है, रिसोर्सेस लगते हैं, बड़े उसमें इन्वेस्ट है, समय लगता है। किसी चीज को बिगाड़ने में आतंकवादियों का जो कार्य है वो जाहिर है कि डेथ, डिस्ट्रक्शन और केओस, हट तरीके की अराजकता पैदा करना, अस्थिरता पैदा करना, उसके लिए जाहिर है कि बम ब्लास्ट किया और एक अराजकता पैदा हो, उसमें रिसोर्सेज जाहिर है कि पैसे जो किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी चीज को बनाने में, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें एक लंबा एफर्ट लगता है और इसी तरह से इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही सख्त मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है ताकि ये बिगाड़ने वाला काम न कर सके और जो बिगाड़ने की साजिश करे उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और उसके लिए हमारी सरकार ने, हमारे मिनिस्टर मोदी ने जो अपना राष्ट्र के नाम संबोधन किया उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी है। और ये जो अब कार्रवाइयां हैं मेरे असेसमेंट के मुताबिक कंटिन्यूअस तरीके से चलेंगी। ये कोई निर्माण जो हमने किया है तो हम लगातार जम्मू कश्मीर को, मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ी विक्ट्री है जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के लोगों का जो रुझान चेंज हुआ है, जो रुख चेंज हुआ है, वो एक बहुत बड़ा एक, जैसे कि माथुर सर भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। हमारे साथ कर्नल मनोज कुमार जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घाटी के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, श्रीनगर के लिए रवाना हुए हैं। राजनाथ सिंह तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। श्रीनगर में सेना के अधिकारियों से मिलेंगे राजनाथ सिंह। आर्मी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर भी जाएंगे रक्षा मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद रक्षा मंत्री का यह दौरा है। तस्वीरें आप देखिए थोड़ी देर पहले की, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलजी मनोज सिन्हा के साथ घाटी के दौरे पर रवाना होते नजर आ रहे हैं। और इस तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं
दोनों नेता आपको साफ साफ नजर आएंगे जो घाटी के दौरे पर जाते हुए रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा, सीधे चलेंगे रमन के पास। रमन, एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा, डिफेंस मिनिस्टर श्रीनगर जाएंगे, बेस कैंप जाएंगे, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हुई है और उस सफलता के बाद हमने पहले देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं, वहां पर एयर वॉरियर से मुलाकात करते हैं। उसी की तर्ज पर अब देश के रक्षा मंत्री जो है वो कश्मीर घाटी के दौरे पर आ रहे हैं। कल उनकी हालांकि जानकारी मिली थी कि वो जम्मू के दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन आखिरी मौके पर ये प्रोग्राम चेंज किया गया। जम्मू का दौरा कैंसिल कर श्रीनगर का दौरा जो है वो रिशेड्यूल किया गया। अब से करीबन आधे घंटे के बीच में राजनाथ सिंह जो है वो अवंतीपुरा एयरबेस पहुंच जाएंगे। सबसे पहले वहां पर जो एयर वॉरियर्स मौजूद हैं, जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ वो मुलाकात करेंगे। क्या कुछ वहाँ पर किस तरीके की गतिविधियाँ पिछले दिनों रही, किस तरीके से पाकिस्तान ने उसको टारगेट करने की कोशिश की गई, हमारा डिफेंस जो सिस्टम है वो किस तरीके से एक्टिवेट था और आगे क्या कुछ करने की ज़रूरत है, उस पर जो है वो निश्चित रूप पर पूरी जानकारी जो है वो एयरफोर्स के ऑफिसर से लेंगे। साथ ही साथ में जो वहाँ पर एयर वॉरियर्स हैं उनका हौसला भी बुलंद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को जो है वो पूरी तरीके से नाकाम किया गया, उसके लिए कहीं ना कहीं एयरफोर्स जो है वो पूरी तरीके से उनको श्रेय जो है वो दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी दिया गया और रक्षा मंत्री भी जो है लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो बदामी बाग में जो 15 कोर का हेडक्वार्टर है बदामी बाग श्रीनगर में, वहां जाकर लेफ्टिनेंट जो जनरल उत्तरी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हैं प्रतीक कुमार, उनसे मुलाकात करेंगे। साथ साथ में वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, बॉर्डर पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, खासतौर पर जो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है यानी कि कुपवाड़ा, उड़ी, बारामूला और जो बांडीपुरा गुरेज का इलाका है, वहां पर किस तरीके से पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, हमारी सेना ने वहां पर किस तरीके से जवाब दिया है, अभी क्या कुछ स्थिति है, क्या डिमिलिटराइजेशन की स्थिति बन चुकी है या अभी और कुछ इंतजार करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्योंकि पलटवार कर सकता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो लेंगे। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हुई है, उस बीच में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा कश्मीर घाटी का एक बहुत अहम दौरा है और अपने आप में इसके कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। जी विवेक। ठीक है रमन, आपके पास वापस लौटेंगे। कर्नल मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल साहब, भारत की ताकत की बात हो रही थी, भारत की जीत की बात हो रही थी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कहां स्टैंड कर रहा है उसकी बात हो रही थी। एक तरह से देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नया भारत निकल कर सामने आया, जो एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के घर में घुसकर भी मारने की हिम्मत रखता है। मुझे नहीं लगता दुनिया में आज कोई एक ऐसी ताकत है जो एटॉमिक पावर के जो कोई देश हो उसके अंदर घुस के किसी अटैक को अंजाम दे, किसी ऑपरेशन को अंजाम दे और बड़े पैमाने पर खुलेआम कह के कि हाँ हमने किया है, हमने अब आतंकियों को मारा है घर में घुसकर। कर्नल साहब देखिए, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बोगी था ना, उसको हमने पूरी तरह से निरस्त किया है। इस बार जो हमने इनिशिएटिव लिया, जिस प्रकार से हमने उन पर हमला किया है, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी पाकिस्तान और वहां के अपने आवाम को यह दिखाना चाह रहा है कि जीत उनकी हुई है, जो कि पूरी मिथ्या है और मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा के बल पर वो ऐसा करने की कोशिश करता रहा है। और समहाउ वहां की जो फौज है वो उनका कंट्रोल सभी उनके मीडिया हाउसेस पे भी है, बाकी जगह भी होने के कारण आवाम में गफलत फैलाई जा रही है। ये उनके आवाम के लिए कितनी गलत बात है वो समझने की बात है। मेरा तो यही है कि लोग अपने आंख कान खुले रखे, वहां के भी लोग, जो पाकिस्तानी आवाम जो है वो सुन रही है, उनको मालूम होना चाहिए कि क्या असलियत है। आज भी न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक पाकिस्तानी जितने उनके दावे थे उनको निरस्त किया गया है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पर यहाँ एक और भी बात बहुत अहम है, वो है कि जो हमने प्रशिक्षण अभी तक किया है, जो हमने तैयारी की है इतने सालों से अपने सेनाओं को मजबूत करने के लिए, प्रोक्योरमेंट किए हैं नए, उनको अभी भी हमें जारी रखना पड़ेगा। लगातार हमें और मजबूत बनना है, क्योंकि हमारा फ्रंट न केवल पाकिस्तान, हमें दूसरी तरफ चीन की तरफ भी देखना है। और जैसा मैंने कहा, जब S-400 की सफलता के ऊपर हमें नाज है, तो अब हमें बढ़ के S-500 के लिए भी सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी देखने की क्षमता 2000 किलोमीटर है और मारक क्षमता 600 किलोमीटर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे बेड़े में आना चाहिए और उसका भी हमें फायदा उठा, जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी है। और अपने साइंटिस्ट की भी हम लोग दाद देना चाहेंगे, जिन्होंने रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो इस बार सबको समझ में आया है। जी
दो तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं कर्नल साहब। इन दो तस्वीर को थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूं मैं दर्शकों के सामने। 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री खुद जवानों के बीच थे, आदमपुर बेस पर थे, और आज रक्षा मंत्री जवानों के बीच होंगे 15 अप्रैल को, और दौरे पर हैं श्रीनगर के। और जब लौटेंगे तो इस पूरे दौरे की जानकारी प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, और इस बारे में लगातार अपडेट रमन हमें करते रहेंगे। माथुर सर और चक्रपाणी सर, आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि कह रहे हैं कि कर्नल साहब की भाई पाकिस्तान ने बहुत प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। वही हालत पाकिस्तान की है। अब जो अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने तो पूरी तरीके से बखिया उधेड़ कर रख दी है। वो कह रहे हैं 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, इसमें 100 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने न केवल उसका जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को भी निशाना बनाया। आगे वो कहते हैं पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच के रिश्ते को इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। जब पाकिस्तानी सेना के अधिकारी वर्दी में आकर आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हैं तो ये फर्क ही खत्म हो जाता है कि कौन आतंकी है और कौन सेना का जवान या सेना के अधिकारी हैं। ये बड़ा रिमार्केबल ओपिनियन है, जैसा कि हम कह रहे हैं। अब उस पर दुनिया ताल से ताल मिला रही है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बयान दिया है। उनसे पूछा गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने मध्यस्थता कर दी, वॉर रुकवा दी। तो कहते हैं कि अगर ट्रंप से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि उन्होंने वर्ल्ड कप भी अकेले जीता है, वो कहेंगे इंटरनेट भी उन्होंने ही बनाया है, वो कहेंगे कैंसर भी उन्होंने पूरी तरीके से ठीक कर दिया है। तो ट्रंप के दावे पर मत जाइए, आप हकीकत देखिए, हकीकत क्या है। माथुर सर, उसके बाद चक्रपाणी सर आपके पास आ रहा हूं, फिर संजीव जी आपके पास। बिल्कुल क्लियर है, ये पाकिस्तान भी जानता है, न केवल वो। देखिए, आपको मैं बहुत साधारण सी बात बताता हूं, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप 3.5 दिन के युद्ध के बाद घुटने पे आकर के भारत के डीजीएमओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब हमें छोड़ दो, तो ये बयान करता है कि क्या परिस्थिति रही होगी। उनके सारे एडी सिस्टम्स बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं, वो नाकाम। उनके सारे जितने भी, मैंने आपको कल भी बताया था, एक हमारे सुखोई एयरक्राफ्ट इस्लामाबाद के ऊपर उड़ता है, उसको आप नंगी आंख से देख सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जितने भी रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी है वो समाप्त कर दी गई है। ये इससे बड़ा मुझे कोई लगता नहीं कि किसी एग्जाम्पल की जरूरत है। जहां तक सवाल ट्रंप का है, मैं कल भी यही कहने का प्रयास कर रहा था। देखिए, ट्रंप का बात, ये उनका बड़बोलापन है, उनका तरीका है कि मैं कनाडा को ले लूंगा, ग्रीनलैंड ले लूंगा, पनामा ले लूंगा, मैक्सिको को खा जाऊंगा, गाजा को बिल्कुल बटियामेट कर दूंगा। ये सब बातें उनकी करने की, मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप के बयान के बारे में हमारे जैसे अच्छे और बहुत इफेक्टिव, बहुत जिम्मेदार चैनल के ऊपर बात करने की भी जरूरत है। ये ट्रंप का बयान इज ए नॉन स्टार्टर। आप सिर्फ टाइमलाइन देख लीजिए। ट्रंप साहब ने 5:30 बजे इसलिए डिक्लेयर किया कि उनको लगा होगा कि शायद भारत में जब 3:30 बजे ये डिसाइड हो गया कि सीज फायर होगा और 5 बजे से होगा, तो उनको लगा कि शायद भारत ने 5 बजे से सीज फायर कर रहा है, तो डिक्लेयर भी कर दिया होगा। शायद इस वजह से उन्होंने कर दिया, और इसका बिल्कुल कोई औचित्य नहीं है उसका। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया, बिल्कुल क्लियर मैसेज गया है अमेरिका को कि स्टे अवे। चाइना को गया है स्टे अवे। दुनिया को पूरा मैसेज गया है कि हम बिल्कुल अपना काम अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर करेंगे, आपका कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। दैट मैसेज हैज गॉन लाउड एंड क्लियर। उसके बाद जो आवाजें बाहर से आ रही हैं निकल करके, ये पूरी दुनिया जानती है। इस व्यक्ति ने बोल दिया, पूरी दुनिया जानती है कितने बड़े बोले हैं। अब कनाडा ने कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जब उन्होंने कहा कि आप हमारा 50वां राज्य हैं। ग्रीनलैंड ने कोई उनके ऊपर हमला नहीं कर दिया जब उसने कहा कि मैं आपको खा जाऊंगा। पनामा ने कुछ नहीं कहा। ये तमाम बातें उनके कहने की हैं। उनके पास सिर्फ 3 साल का समय बचा है, और 3 साल में वो चाहते हैं कि मैं एक नोबेल प्राइज ले लूं और एक और कुछ ले लूं और सब कुछ बन जाऊं। तो ये इसको छोड़ दें आप, इसको लेट अस लीव ट्रंप असाइड। अब जहां तक सवाल पाकिस्तान के डेग्रेडेशन का है, वो डेग्रेडेशन इतना जबरदस्त हुआ है कि उसको संभाल नहीं पा रहा है पाकिस्तान। और इसीलिए आप वहां देखेंगे कि किस प्रकार से वहां दोबारा जो आतंकवादी संगठन है वो किस तरह से उभर करके आ रहे हैं। और ये बात आप मान लें कि वो आतंकवादी संगठन बाकायदा पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पे और पाकिस्तान की सेना पर दबाव डालेंगे अब कि आपने हमारा इतना नुकसान करवा दिया, अब इसका कुछ ना कुछ करिए। और वो कुछ करने की परिस्थिति में पाकिस्तान अभी है नहीं। तो एक बहुत बुरी, मुझे लगता है, परिस्थिति में आज पाकिस्तान आया हुआ है।
और ये पूरी दुनिया जानती है, और भारत का क्या स्टांस है वो भी दुनिया जानती है। कपड़े फटे हुए हैं लेकिन चौधराहट नहीं जा रही है पाकिस्तानियों की, दिक्कत तो यही है। बिल्कुल सही बोला। चक्रवाणी जी कुछ कहना चाह रहे, चक्रवाणी जी। देखिए विवेक, एक टिम कूपर नाम के सज्जन है, ऑस्ट्रियन जो हिस्टोरियन है, और उनका ये कहना है, एक देश जिसके ऊपर, हालांकि हमने कुछ कहा नहीं है, जिस उनके हिसाब से परमाणु हमला हुआ, आप परमाणु हमला नहीं हुआ, आपने उसके परमाणु हथियार बर्बाद कर दिए। अगर एक भी हथियार उस टनल के अंदर गया तो सारा का सारा टनल तो खत्म ही करना है, हथियार सारे बेकार हो गए। और वो परमाणु देश आपके ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया, इससे एब्सोल्यूट विक्ट्री बड़ी क्या हो सकती है। ठीक है, देखिए दूसरी बात यह है बहुत अहम, जो एक चीज हम मिस कर रहे हैं, हमने अगर 3 दिन में 4 दिन में जो भी आप कहना चाहें, अगर हमने गोली चलाना बंद किया है, हमने सिर्फ यहीं तक बोला है कि हम हथियार नहीं चलाएंगे, युद्ध विराम नहीं हुआ है, अगर हमने ये कहा है तो इसका एक मान के चलिए चक्रव्यूह जो है, युद्ध भी एक चक्रव्यूह है। बिल्कुल, महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर आना पता था लेकिन बाहर निकलना नहीं। युद्ध के चक्रव्यूह में जो मल्टी डायमेंशनल होगा, उसमें अगर आप जाके वापस आ जाते हैं, हाँ, आपके पूरे की पूरी रक्षा प्रणाली सेफ एंड सुरक्षित, आपका कोई पायलट हताहत नहीं, आपका 95% प्लस वेपन्स एम्युनिशन सुरक्षित, 100% इकोनॉमी सुरक्षित, आपके देश में कोई खास है ना जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, इससे बड़ी विक्ट्री क्या हो सकती है। बिल्कुल आपने इकोनॉमिकली विक्ट्री ली है, मिलिटरली विक्ट्री ली है, डिप्लोमेटिकली विक्ट्री ली है, पानी के लिए आपने पाकिस्तान को मोहताज कर दिया है, और वो गुहार लगा रहा है कि साहब इंडस वैली ट्रीटी के ऊपर जरा बात कर ली जाए, हम आपकी शर्तें को सुन के मानने को तैयार हैं। ठीक है, आपने वो कर दिया है। और सबसे बड़ा काम आपने ये किया है, आपने एक जो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग होती है पाकिस्तान की या किसी भी और देश की, वो सेबर रैटलिंग को आपने खत्म कर दिया कि अब आप वो सेबर रैटलिंग नहीं चल सकती। और इससे सबसे बड़ा मैसेज जो गया है वो पाकिस्तान पे गया है वो चीन पे गया है। क्योंकि देखिए, ये मत भूलिए, हमारी लड़ाई टेरर के साथ थी। टेररिस्तान का खेल है, और टेररिस्तान के पीछे खड़ा है चीन। यहाँ लगी और भी कुछ है, यहाँ जो डीप स्टेट की बात कर लीजिए, टर्की की बात कर लीजिए, अजरबैजान की बात कर लीजिए, कुछ देश ऐसे हैं, ये सब के सब है। और ये हमने सबसे बड़ा मैसेज दिया है इनको, ताकि आप हमारे अंदर उंगली ना करें। हाँ, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे पास बरकरार है, और वो है हाफ फ्रंट जो हमारे देश के अंदर है। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ है कई साल पहले, मुझे विश्वास है ये भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनेंगे और स्वच्छ भारत होगा। नहीं, स्वच्छता शुरू हो गई ना सर। 48 घंटे में 6 आतंकी जो जैश के, वो एक तरह से एलिमिनेट कर दिए गए, टर्मिनेट कर दिए गए, और बाकियों की तलाश जारी है, हाइड आउट्स ढूंढे जा रहे हैं। बहुत रिग्रेसिव ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं घाटी में, अगर अब देखा जाए। मैं जल्दी से संजीव श्रीवास्तव जी का टेक चाहूंगा। जी संजीव जी। बिल्कुल, ये जो मिशंस के अंदर शत्रुओं को समाप्त करने के हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये हमें सस्टेन तरीके से करना होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। और जैसे कि मैं कह रहा था कि जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, पहले कि बहुत सारे वांछित आतंकी पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो ऐसे सभी आतंकियों को किस तरीके से उनको जस्टिस किया जाए, क्योंकि अभी तहफ़्फ़ुज़ राना को हम 17 साल के हैं, उसी तरीके से जो अन्य वांटेड हैं उनके ऊपर भी हमारा जो ऑपरेशन है, हमारी जो वॉच है, हमारे जो एक्शंस हैं, वो लगातार उसके बारे में हमें अपना आगे बढ़ना होगा। और ये भी एक जीरो टॉलरेंस का ही, और इस बात को भी मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। और ये आतंकियों के ऊपर एक लगातार एक डिटेंस, एक भय रहना चाहिए। ये जो भारत है वो आतंकियों को बख्शता नहीं है, और आतंकियों द्वारा जो कार्रवाई की जाती है जाएगी उसका बहुत ही बड़े तरीके से और शक्तिशाली जो रिस्पॉन्स, ये जो भय है वो पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा करने के लिए सारे स्पॉन्सरशिप करते हैं, सपोर्ट। और पाकिस्तान में अब हमको ये थोड़ा नोट करना होगा कि वहाँ पर
जो हमने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, वहाँ पर अगली एक्टिविटी क्या होती है। और जैसे कि अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है तो उसको ये फंडिंग इत्यादि की व्यवस्था द्वारा करने की कोशिश की जा रही है। तो वो जो सारी एविडेंसेस हैं वो हमें एफएटीएफ में भी देने होंगे, और एफएटीएफ में किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के माध्यम से पाकिस्तान आतंकी अभी भी साजिशें रच रहा है, ताकि लिस्ट में भी डाला जा सके, तो ऊपर एफएटीएफ के माध्यम से भी जो है लगाम लगाई जा सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी ये बात बताई, जो एक कम्प्रहेंसिव जो भारत का जो रहा, ये रिस्पांस जारी रहना चाहिए, सस्टेन चाहिए, ताकि एक हम डिटरेंस इम्पोज करके रख सकें, और उनके द्वारा जो भी आतंकी साजिशें रची जा रही है उसके ऊपर एक प्रीएम्प्शन जिसको कहते हैं के ऊपर उनको पता होना चाहिए कि इसके जो रिस्पांस पहले से ही तैयार है, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। और ये जो है अगर विचार तुरंत त्याग दो, इस तरीके का उनके अंदर एक भय होता है। इसको लेकर हमें लगातार अपने एफर्ट्स को पूरी तरीके से, मिसाली तरीके से करने की चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई सीज फायर क्यों कर दिया, तो हमारा तो एम ही नहीं था हमला करने का, हमने तो हमला किया ही नहीं कभी। हमने तो आतंक के अड्डों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था। और मैंने, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं 14-15 मुद्दों पॉइंट्स की मैंने एक लिस्ट बना रखी है। मैं जाते जाते आप दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ, आप तमाम पैनलिस्ट से शेयर करना चाहता हूँ, और काफ़ी सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है सहमति मिलेगी मुझे। हमने इस ऑपरेशन से क्या हासिल किया? हमने पाकिस्तान को पटक पटक कर पीटा, परमाणु शक्ति संपन्न देश को घर में घुसकर मारा, पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के गठजोड़ को दुनिया को दिखाया, सिंधु जल संधि पर हमने भारत का दम दिखाया, चीन के हथियार को तबाह किया, चीन के डिफेंस इंडस्ट्री को डुबोया, भारत के हथियारों का परचम लहराया, इंडिजिनस हथियारों का, भारत के एयर डिफेंस का लोहा मनवाया, अमेरिका और आईएमएफ को भी एक्सपोज किया, जिस तरह से लोन दिए गए ड्यूरिंग द एस्केलेशन सिचुएशन। चीन की आतंकी नीति को भी एक्सपोज किया, जो चीन खुले तौर पर पाकिस्तान को समर्थन करता नजर आया। बलूचिस्तान की आज़ादी की शुरुआत करवाई, आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर के युवाओं का सपोर्ट दिखा, घाटी में आतंकवाद स्वच्छता अभियान तेज हो गया, चल तो पहले से रहा था, और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो गया। ये 14 विक्ट्री है हमारी, एक नहीं 14 जीत जो मैंने गिनवाई। कुछ और जोड़ दूंगा तो इसकी संख्या और बढ़ जाएगी, कुछ और पॉइंट्स में इसमें जरूर नोट डाउन करूंगा। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।